बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट है व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ बैक ईएमएफ। कौन सा ऐसा फैक्टर है या फैक्टर्स हैं जो कि आपके बैक ईएमएफ को लिमिट करते हैं। तो देखिए बेटा, बैक ईएमएफ के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपके पास जब ये कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो इसके अंदर हमारे पास जो वो ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस ईएमएफ के जो हमारे पास जनरेशन है दैट इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट द ईएमएफ इंड्यूस इन द आर्मेचर व्हेन इट रोटेट्स इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। यानी कि आपके पास जब ये कॉइल आपका रोटेट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसके अंदर हमारे पास जो जनरेट होगा ईएमएफ, दैट ईएमएफ इज बेसिकली कॉल्ड द बैक ईएमएफ। ठीक, तो देखें हमने अगर यहाँ पर एक जनरेटर को जहाँ पर सपोज किया हुआ है तो जनरेटर के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था ईएमएफ प्रोड्यूस इन आर्मेचर इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज E इक्वल्स टू n ओमेगा ए बी। ठीक, अब देखें यहाँ पर n हमारे पास कांस्टेंट है, a हमारे पास कांस्टेंट है, b हमारे पास कांस्टेंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट ईएमएफ प्रोड्यूस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। यानी कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से आपका कॉइल रोटेट करेगा उतना ही आपके पास ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं since the number of turns n and the cross section area of the coil and the magnetic field we are constant, therefore the EMF is directly proportional to the angular speed of the motor। यानी कि अगर आपने EMF को लिमिट करना है तो आपको जो ये जो एंगुलर आपके पास स्पीड है, एंगुलर जो वेलोसिटी आपके पास है, इस वेलोसिटी को आपको रिड्यूस करना होगा तो आपके पास EMF जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपने ईएमएफ को बढ़ाना है तो आपको इसकी एंगुलर स्पीड को बढ़ाना होगा तो आपके पास ईएमएफ बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर लिमिट की बात करें तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर एंगुलर स्पीड को कम करना होगा। ठीक, तो एंगुलर स्पीड को कम करने के लिए हम यहाँ पर सेकंड फैक्टर को डिस्कस करें। द सेकंड फैक्टर इज लोड। देखें जब आपका जो लेट करें कि मोटर का आर्मेचर है, मोटर का आर्मेचर बगैर किसी लोड के चलता है, यानी आपने कोई लोड अप्लाई नहीं किया हुआ तो उसके ऊपर हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करने का मतलब आप कोई किसी चीज को जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि वो वर्किंग स्टार्ट करे तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कम हो जाती है। एंगुलर स्पीड की कम हो जाने का मतलब ये है कि आपके पास ईएमएफ कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं द सेकंड फैक्टर इज लोड बिकॉज लोड डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ आर्मेचर एंड थस रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ मोटर। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सा ऐसा फैक्टर या फैक्टर्स हैं जो कि आपके बैक ईएमएफ को लिमिट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, why does back EMF tends to decrease as rate of doing work increases। यानी कि आपका बैक EMF कम हो जाता है अगर आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क को बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले एक छोटा सा ग्राफ दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास है मोटर स्पीड दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक, ये आपको ये दिखा रहा है कि अगर आपके पास रेवोल्यूशन पर मिनट ज्यादा है तो आपके पास जो आर्मेचर का जो करंट है वो कम होगा। अगर आपके पास जो स्पीड जो है वो कम है तो आपके पास आर्मेचर का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी रिलेशन को हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पर वही डिफाइन कर रहा हूँ दोबारा से। व्हेन द आर्मेचर ऑफ द मोटर इज रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग द कॉइल चेंजेस। देखिए आपके पास जब आर्मेचर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, थस एन ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल व्हिच इज नोन एज बैक ईएमएफ। तो इस तरह से हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ, राइट। वी नो दैट, हमें पता है कि अगर हम जो है वो बैक ईएमएफ से करंट देखें तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V माइनस E डिवाइड बाय R। यहाँ पर V हमारे पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है, E हमारे पास जो है वो ईएमएफ है और R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। तो देखिए ये रिलेशन आपको ये दिखा रहा है कि अगर आपके पास ईएमएफ को रिड्यूस कर दिया जाए तो आपके पास जो करंट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप ईएमएफ की जो है वैल्यू को बढ़ा देंगे तो करंट आपके पास कम हो जाएगा। और दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है, देखें पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। सो पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द करंट। करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, करंट कम होगा तो पावर आपकी कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन हमें ये दिखा रहा है कि ईएमएफ अगर कम हो जाएगा करंट बढ़ जाएगा। यानी कि यही चीज देखें, ईएमएफ को आप कम कर रहे हैं तो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क बढ़ रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ईएमएफ को कम करना होगा। और ईएमएफ को कम करने के लिए हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी देखा कि हम क्या करेंगे, हम इसकी रोटेशनल स्पीड को कम कर देंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लोड। जब हम मोटर के साथ लोड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उससे उसकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। एंगुलर स्पीड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लिंकिंग है वो भी कम हो जाएगी, जिससे आपके पास ईएमएफ जो है वो कम हो जाएगा। और ईएमएफ कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, जिससे हमारे पास जो है वो
पावर बढ़ जाएगी. सो फ्रॉम अबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट फॉर गेटिंग लार्ज करंट, यानी कि अगर हमें लार्ज करंट यानी कि लार्ज पावर चाहिए तो वी शुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ, तो हमें बैक ईएमएफ की वैल्यू को रिड्यूस करना होगा. फॉर दिस पर्पज इफ द लोड इज इंट्रोड्यूस्ड, अगर आप किसी मोटर के साथ कोई लोड लगा रहे हैं, कोई फैन वगैरह कुछ भी चीज लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द आर्मेचर डिक्रीजेस एंड थस द बैक ईएमएफ इन द सर्किट डिक्रीजेस. तो इससे ये होगा कि आपके पास रोटेटिंग स्पीड ऑफ द आर्मेचर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसी से आपके पास जो बैक ईएमएफ है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो जाएगी. Thus the back EMF tend to decrease as the rate of doing work increases. जैसे ही आपका बैक EMF कम होगा, करंट आपका बढ़ जाएगा. करंट आपके बढ़ने से रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर आपके पास इंक्रीज कर जाएगी. राइट, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इन फैराडे एक्सपेरिमेंट. व्हाट शुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉइल विद मैनी टर्न्स. तो देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर हम देखें तो उसने कहा था कि हमारे पास जो है ईएमएफ जो जनरेट होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एक नंबर ऑफ टर्न्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux and the number of turns in the coil. राइट, सो ये यहां हमें ये नजर आ रहा है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ की कॉइल के अंदर होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास जो है वो EMF जनरेट होगा. तो देखिए हम इसके अंदर यही कह रहे हैं दैट अबव रिलेशन शोज दैट द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. थस इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF आल्सो इंक्रीजेस. यही हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हमें EMF को बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल को बढ़ाना होगा, अगर हमें EMF को कम करना है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स को कम करना होगा, यानी कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में. ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के ऊपर. दैट इज शो दैट द रिलेशनशिप E इक्वल्स टू डेल साई डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट. तो पहले हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं. EMF हमारे पास होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन पर यूनिट चार्ज. राइट, सो वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज हमारे पास होता है I इंटू टी. यहाँ पर I इंटू टी को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सो फोर्स हमारे पास, अगर मैं फोर्स की यहाँ पर देखूं डायमेंशन देखूं तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है MLT-2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डायमेंशन होती है L. क्यों हमारे पास बराबर है I इंटू टी के. राइट, तो ऊपर तो हमारे पास डायमेंशन वही है. I हमारे पास I की डायमेंशन करंट, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो बेस क्वांटिटी तो उसकी हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगी एम्पेयर, और टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी टी हो जाएगी. राइट, अब देखें इस टी को आप जब नॉमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास पावर यहाँ पर +1 है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, यानी कि T -3 हो जाएगा ये. राइट, M अपनी जगह पे है, ये L और ये L मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ML² T-2 और ये +1 ये ऊपर जाकर -3 हो जाएगा. राइट, अच्छा अभी फिलहाल हमने जो सिर्फ ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया. ML² T-2 डिवाइड बाय AT. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ML² देखेंगे T ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा T-3, A ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A इनवर्स. ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशन क्या आई ML² T-3 A-1. और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देखें मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जो है वो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड वेक्टर एरिया, दैट इज B डॉट A. देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है वो F इक्वल्स टू BIL से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फोर्स इन अ कंडक्टर, दैट इज F इक्वल्स टू BIL. सो B हमारे पास क्या हो जाएगा F डिवाइडेड बाई IL. तो इसको हम लोग जैसे वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा F और IL हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा टी के साथ, एरिया वैसे ही है. तो देखें फोर्स की हमारे पास डायमेंशन को पुट हम करेंगे MLT-2, एरिया की हमारे पास डायमेंशन होती है लेंथ का स्क्वायर, करंट की हमारे पास डायमेंशन है A, लेंथ की हमारे पास डायमेंशन लेंथ ही होगी, टाइम की हमारे पास डायमेंशन T होगी. राइट, तो ये L से ये वाला L कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट, सो हमारे पास क्या रह जाएगा ऊपर ML² T-2, नीचे क्या रह जाएगा T+1, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा तो ये T-3 हो जाएगा, यानी कि ML² T-3, और ये जो A आपके पास है ये ऊपर जाकर हो जाएगा इनवर्स, तो ये हो जाएगा A पावर -1. ठीक, सो दोनों तरफ हमारे पास जो है वो डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है. सो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. देन हम लोग चलते हैं आगे. सो हेंस इक्वेशन E इक्वल्स टू डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स लिंकेज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन, यानी कि आपने एंगुलर ओरिएंटेशन और फ्लक्स लिंकेज के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना है. तो देखें द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंकेज, दैट इज N psi b. यहाँ पर हमारे पास ये जो है psi b रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास बी डॉट ए के बराबर होता है, तो अगर आप इसको जो है वो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपका फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन, दैट इज एन बी ए। देखिए एन अपनी जगह पे है, साई बी की जगह क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। सो आपके पास फ्लक्स लिंकेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एंगुलर ओरिएंटेशन के अंदर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेप नंबर चलते हैं, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स वर्क्स एक्सप्लेन। देखिए ये हम लोगों ने एडीएस करंट के अंदर भी किया था कि एडीएस करंट को यूज करते हुए हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स को इस्तेमाल करते हैं टू स्टॉप द ट्रेन। देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूसिंग एडीएस करंट। राइट। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है वो ये एनिमेशन दिखा रहा हूँ, इसमें हम यहाँ पर कह रहे हैं टू स्टॉप द ट्रेन अ करंट इज स्विच्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए आपको यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नजर आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि जैसे आप इसको करंट सप्लाई करेंगे ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, अदरवाइज ये मैग्नेट की तरह पर बिहेव नहीं करेगा। तो जब आपने ट्रेन को रोकना है, आपने ट्रेन को स्टॉप करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे जिससे ये मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आपके पास जो ये लाइट कन के व्हील हमारे पास है, ये व्हील हमारे पास है मेटल। राइट। सो जब मेटल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ की वजह से हमारे पास जो है इसके अंदर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यानी कि एडिस करंट के रिएक्शन में हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो ये टायर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टॉप होते होते क्या हो जाएगा, स्टॉप मतलब रुक जाएगा। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं टू स्टॉप द ट्रेन अ करंट इज स्विच्ड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट प्रोवाइड करते हैं, द करंट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड टायर के अंदर जो है वो एडिस करंट प्रोड्यूस करेगा। एडिस करंट जनरेट होने से इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिज्म जनरेट होगी जो कि आपके पास अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं द करंट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट पासिस थ्रू द रेल, and the motion of the rail relative to the magnet induces Adis current in the rail. The magnetic force between electromagnet and Adis current act as a braking force on the magnet and thus on the train. यानी कि दोनों की जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेन का व्हील है वो स्टॉप हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चलते हैं, हाउ एडिस करंट इज मिनिमाइज्ड इन ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ट्रांसफॉर्मर की हम लोगों ने कहा था कि हम सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एडिस करंट इन ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग द सॉलिड आयरन कोर बाय थिन लैमिनेटेड शीट विच इज स्टैक्ड टुगेदर। यानी कि आपने जो है वो लैमिनेटेड शीट को साथ में जोड़ा होता बाय यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल। ट्रांसफॉर्मर आर मेड ऑफ लैमिनेटेड आयरन कोर। लेकिन ट्रांसफॉर्मर को लैमिनेटेड आयरन कोर का बनाया जाता है, दैट इज मैनी थिन शीट्स ऑफ आयरन प्रेस्ड टुगेदर बट सेपरेटेड बाय अ थिन इंसुलेटिंग लेयर। यानी कि आप जो है वो काफी सारे थिन लेयर्स को आप जो है वो एक जगह पर जो है वो प्रेस करवाते हैं, यानी कि ज्वाइन करवाते हैं। द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस मिनिमाइजेस द एडिस करंट। इन दिस वे वी कैन लिमिट द सर्कुलेटिंग एडिस करंट इन द ट्रांसफॉर्मर। देखिए इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि अगर आप सॉलिड आयरन कोर इस्तेमाल करें तो उसके अंदर देखिए हमारे पास बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो एडिस करंट जनरेट होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास एरिया जितना बड़ा होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास उतना ज्यादा एडिस करंट जनरेट होगा। जबकि लैमिनेटेड, देखिए ये हमने लैमिनेट किया हुआ है, लैमिनेटेड आयरन कोर का फायदा ये होता है कि हम एरिया को रिड्यूस करवा देते हैं। एरिया इज इनवर्सली रिलेटेड विद रेजिस्टेंस। एरिया आपने कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने से आपके पास एडिस करंट कम हो जाएगा। एडिस करंट कम होने से आपके पास जो है वो हीटिंग लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। सो इसका आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड आयरन कोर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एडिस करंट जनरेट होगा, जबकि हम लैमिनेटेड आयरन कोर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिससे हमारे पास एडिस करंट कम हो जाएगा। एडिस करंट कम होगा तो हीटिंग लॉसेस कम हो रही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज इन कुकटॉप्स इन इलेक्ट्रिक रेंज। यहां पर भी हमारे पास एडिस करंट का यूज होगा। देखिए हमने कहा ना कि हमारे पास एडिस करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। देखिए हम यहाँ पर ये कहना है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुकटॉप्स इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूसिंग एडिस करंट। राइट। देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने एसी पावर सप्लाई स्विच्ड ऑन, यानी कि आप जैसी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हमारे पास जो है वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ऑल्टरनेटिंग है तो हमारे पास वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिससे हमारे पास जो है वो एडिस करंट जनरेट होगा।
और एडिस करंट जनरेट होने से हमारे पास इस मेटल के अंदर जो है हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारे पास ये कुक टॉप जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा और हमारे पास जो है वो मील फूड जो है वो रेडी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्हेन एन एसी पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑन it produces changing magnetic field. The changing magnetic field produces Adis current which causes the production of heat. यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास इस मेटल के अंदर जो एडिस करंट जनरेट हो गए, एडिस करंट जनरेट होने की वजह से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ। इसी हीटिंग इफेक्ट को ये पैन जो है ये एब्जॉर्ब करके हीट मतलब फूड को कुक कर रहा है। तो दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द फूड एटम्स एंड दस कुक्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, व्हाट इज मीन बाय टर्म बैक ईएमएफ इन एनी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। तो हम लोग इसको ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास आर्मेचर ऑफ मोटर जो है वो रोटेट करेगा इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज बेसिकली नोन एज अ बैक ईएमएफ। सो when the armature of the coil is rotating in magnetic field linking the coil changes, thus an EMF is produced in the coil which is known as back EMF and acts in opposite direction to the applied voltage. आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ये जो EMF जनरेट होगा ये हमेशा उसके ऑपोजिट होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जो लेंज लॉ आपने पढ़ा है कि जो आप इंड्यूस करेंगे EMF को हमेशा आपके सोर्स के ऑपोजिट होगा, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देन हमारे पास है व्हाई इट इज एन एडवांटेज फॉर द आर्मेचर टू रोटेट इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रादर देन अ यूनिफॉर्म वन। देखिए रादर यूनिफॉर्म वन की अगर आप बात करें तो यूनिफॉर्म वन में आपके पास जो टॉर्क है वो मैक्सिमम नहीं होता, टॉर्क आपका मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू पर जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर लेट करें कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है, यहाँ देखिए यहाँ आपके प्लेन का जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो 90 डिग्री का है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो प्लेन का एंगल चेंज हो चुका है, यहाँ हमारे पास जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मतलब मुस्तकिल तौर पर हमारे पास जो प्लेन का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, जिससे हमारे पास टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, चेंज होगा। जबकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि हमेशा आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर रहेगी और प्लेन के पैरेलल रहेगी, राइट। देखिए जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो प्लेन है ये पैरेलल है, यानी कि इनका जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होगा, ठीक। सो यही एडवांटेज हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कि हमेशा हमारे पास टॉर्क यहाँ पर मैक्सिमम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका जो वेक्टर एरिया ऑफ द प्लेन है और जो आपके पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं द एडवांटेज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इट विल मैक्सिमाइज द टॉर्क। ये आपके जो टॉर्क जो जनरेट हो रहा है कॉइल के अंदर उसको मैक्सिमाइज करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड is a magnetic field in which the coil plane stays parallel to the magnetic field direction in all position। यानी कि अगर आप इसके प्लेन की डायरेक्शन देखेंगे तो हर जगह पर इसके प्लेन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। प्लेन के पैरेलल होने का मतलब इसकी जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होगी, राइट। तो हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं the plane of the coil stays parallel to the magnetic field, so the area vector and magnetic field will remains perpendicular. According to the formula, torque is B-I-N-A sin theta. टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है B-I-N-A sin theta। देखिए हमारे अगर जो B और A है इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। Above relation shows that the torque in a coil will be maximum when the vector area A and the magnetic field B are perpendicular to each other। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार चलते हैं। विच मटेरियल वुड यू प्रिफेयर वाइल मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर, आयरन, सॉलिड, सॉफ्ट आयरन, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम। वाई व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग दिस मटेरियल। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है लैमिनेटेड कोर वाला कि हम देखें यहाँ पर सॉलिड को जो है वो यूज नहीं करते क्योंकि सॉलिड में हमारे पास ज्यादा एडिस करंट जनरेट होगा, ज्यादा हीटिंग लॉसेस होंगे। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी आयरन के मुकाबले में कम है, दैट्स वाई एल्यूमिनियम इस्तेमाल नहीं होगा। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को हम इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द एडिस करंट एंड द पावर लॉस, ठीक। तो हम देखिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि द लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इज मोर प्रेफरेबल देन रेस्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस फॉर मेकिंग द ट्रांसफार्मर टू बी मोर एफिशिएंट। द रीजन इज दैट iron is relatively good conductor, it cannot use in solid form due to added current, therefore iron is laminated, that is many thin sheets of iron pressed together but separated by a thin insulating layers।
the increasing resistance minimizing the eddy's current which increases the efficiency of transformer. राइट तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और फिर इसके अंदर चलो चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे. अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू वेरी मच. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.